हेलो बच्चों, आज हम अपने हिंदी के पाठ्यक्रम में एक नया टॉपिक करने वाले हैं। नई चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि यह जो हमारा टॉपिक है ये हमें शुरुआत में ही करना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको अब हम कर लेंगे। ठीक है, तो यह जो हमारा टॉपिक है यह है हिंदी गद्य का संक्षिप्त परिचय। देखिए, जो आपका प्रश्न पत्र आएगा हिंदी में, उसमें से आपके शुरुआत में ही 10 नंबर के प्रश्न उत्तर होंगे, जो कि या तो आपके अति लघु के प्रश्न होते हैं वो, या फिर वो बहुविकल्प के प्रश्न होते हैं। उसमें आपसे वन वर्ड में कुछ पूछा जाता है, जैसे कि द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका का नाम बताइए, भारतेंदु युग का नामकरण किन के नाम पर हुआ। ठीक है, तो 5 प्रश्न आते हैं आपके गद्य साहित्य में से और 5 ही प्रश्न आते हैं आपके पद्य साहित्य में से। ठीक है, गद्य और पद्य इन दोनों का अंतर आप समझते होंगे। गद्य क्या होता है? गद्य एक ऐसी रचना होती है, छंद रहित रचना होती है, जिसमें ना लय होता है ना तुक होता है। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके निबंध हैं, नाटक हैं, उपन्यास हैं, ये जो रचनाएं हैं आपकी क्या कहलाती हैं? गद्य कहलाती हैं। और पद्य, पद्य आपका छंद बंद रहित, छंद बंद युक्त होता है, यानी कि उसमें लय होता है, तुक होते हैं, ताल होते हैं और आप उसे गा सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी गद्य साहित्य का हम यहाँ पर संक्षिप्त परिचय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक टेबल सी बनाई हुई है। एक तरफ लिखा हुआ है काल और दूसरी तरफ लिखा हुआ है समय सीमा। यानी कि जो हिंदी साहित्य है उसको कई युगों में बांटा गया है, उन युग की एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर मैंने ये सब लिख दिया है, मैं आपको इसके बारे में समझाने वाली हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो पहला है काल। काल सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर? आदिकाल। आदि मतलब शुरुआती, सबसे शुरुआती काल। इसका समय क्या है? 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। जो समय सीमा है, अलग अलग आपकी जो पुस्तकें होती हैं उनमें अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सब आसपास रहते हैं। जैसे यहाँ किसी किसी बुक में 1000 ना होकर 743 ईस्वी लिखा होगा, यहाँ 1500 ना लिखकर 1343 ईस्वी लिखा होगा। तो ये मतलब आसपास ही रहते हैं सब। ठीक है, तो जो आदिकाल है यानी कि जो सबसे शुरुआती समय है, इसको हम चारण काल भी कहते हैं, बीज वपन काल भी कहते हैं, वीर गाथा काल भी कहते हैं, रासो काल भी कहते हैं, क्योंकि इसी आदिकाल में रासो ग्रंथों की रचना हुई थी। तो आदिकाल की समय सीमा है 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक। ठीक है, दूसरा मध्यकाल, यानी कि आदिकाल के बाद का जो युग आता है, जो काल आता है, वो है आपका मध्यकाल। जो मध्यकाल है उसकी समय सीमा है 1500 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक। ठीक है, मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, नंबर 1 भक्ति काल और दूसरा रीति काल। ठीक है, चलिए उसके बाद है आधुनिक काल, यानी कि मध्यकाल के बाद का जो युग है उसको आधुनिक काल नाम दिया गया है। अब जो हिंदी गद्य साहित्य, जो हिंदी खड़ी बोली गद्य का इतिहास है, वो हमारा इस आधुनिक काल से शुरू होता है, यहीं से उसकी शुरुआत होती है। तो यह है 1801 से लेकर अद्यतन, यानी कि आज तक, वर्तमान तक। इस आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया है, 5 युगों में बांटा गया है, उसको हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले भारतेंदु युग। हिंदी खड़ी बोली गद्य का जो वास्तविक शुरुआत हुई थी वो भारतेंदु युग से ही हुई थी। तो भारतेंदु युग की समय सीमा कहीं कहीं पर विद्वानों ने 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी है, कहीं कहीं पर 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी गई है। ठीक है, उसके बाद है द्विवेदी युग। मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ कि जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हुए हैं, उन्हें हिंदी खड़ी बोली गद्य का क्या कहा जाता है? प्रवर्तक कहा जाता है, प्रणेता माना जाता है। तो उन्हीं के नाम पर इस भारतेंदु युग का नाम पड़ा है। इसकी समय सीमा क्या है? 1850 से अथवा 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। ठीक है, अब है द्विवेदी युग।
भारतेंद्र युग के बाद जो युग आता है द्विवेदी युग, इसकी समय सीमा है 1900 ईस्वी से लेकर 1920 अथवा 1922 ईस्वी। यहाँ पर मैंने दो सन इसलिए लिखे हैं क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग ये सन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए द्विवेदी युग जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हुए हैं उनके नाम पर ही उस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। तो द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर 1920 अथवा 1922 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, द्विवेदी युग की जो सबसे प्रसिद्ध पत्रिका हुई है सरस्वती हुई है, वह द्विवेदी युग की ही पत्रिका है। ठीक है, चलिए अगला है छायावादी युग। छायावादी युग को शुक्ल युग भी कहते हैं। शुक्ल युग पंडित जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उनके नाम पर इसका नाम शुक्ल युग भी रखा गया। इसको छायावादी युग भी कहते हैं और शुक्ल युग भी कहा जाता है। इसकी समय सीमा है 1918 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी। ठीक है, अगला है छायावादोत्तर युग, यानी कि जो छायावादी युग के बाद का जो युग है समय है उसको छायावादोत्तर युग कहते हैं अथवा शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता है। छायावादोत्तर युग अथवा शुक्लोत्तर युग का जो समय है वह है 1937 अथवा 38 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक। ठीक है, जो अंतिम हमारा जो काल है युग है वह है स्वातंत्र्योत्तर, यानी कि स्वतंत्रता के बाद का जो टाइम है वह हमारा शुरू होता है स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक, यानी कि स्वतंत्रता के बाद का जो समय है जो अब तक चला रहा है उसी को क्या कहते हैं, स्वातंत्र्योत्तर युग कहते हैं। तो बच्चों हम ये जो टॉपिक करने वाले हैं आप इसको जो आपकी गद्य और पद्य साहित्य की आपने कॉपी बनाई है उसी में इसको इसी प्रकार से लिख देना है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपको इसी प्रकार अपनी कॉपी में करना है। मैं आपको इस साहित्य के अंतर्गत कुछ प्रश्न और उत्तर रोज दूंगी, यानी कि जब तक हम इसको कवर नहीं कर देते हैं तब तक मैं इसको आपको इसके बारे में लिखाऊंगी। आप कुछ प्रश्न इसमें लिखेंगे भी। अब एक चीज़ मुझे बतानी थी कि जो हमारे पुराने बच्चे हैं मैंने उनको होमवर्क में कुछ प्रश्न दिए थे इसी से लिखने के लिए, उन्होंने लिखे होंगे। अगर किसी कारणवश जो प्रश्न उत्तर मैं आपको भेजती हूँ और वो आपके प्रश्न उत्तर से मैच होते हैं तो आप उसे दोबारा मत लिखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ प्रश्नोत्तर लिख कर दूंगी, आप उन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे, साथ ही साथ याद भी करेंगे, क्योंकि यह जो हिंदी गद्य साहित्य है या पद्य साहित्य है इसके अंतर्गत इससे ही हमारे प्रश्न पत्र के अंतर्गत 10 नंबर का आता है, इसलिए हमें इसको याद करना है और ये आगे तक के लिए भी हमारे काम आता है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे तो इसके प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो आप इसे लिख लेंगे कॉपी में, साथ के साथ आप इसे याद भी कर लेंगे। जो प्रश्न मैं आपको दूंगी उन्हें आप कॉपी में लिखेंगे और साथ के साथ याद भी करेंगे। ठीक है, चलिए।